स्टूडेंट, संस्कार साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट, 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी में हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे जेनेटिक्स या आनुवंशिकी की। आनुवंशिकी से संबंधित कुछ बातें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आनुवंशिकी के जो जनक थे, जेनेटिक्स के जो फादर हैं या आनुवंशिकी के जनक हैं, उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन मेंडल ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे, अपने जितने भी प्रयोग किए थे, वो किस पर किए थे? वो किए थे गार्डन पी या उद्यान मटर पर, जिसे हम लोग पाइसम सटाइवम यहाँ हम कहेंगे। पाइसम सटाइवम इसका बॉटनिकल नेम है। ओके जी। इसका चयन का कारण क्या था? चयन का इसका कारण क्या था? हम लोग उसकी स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद मेंडल को सफलता मिली या असफलता मिली, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन जब मेंडल के एक्सपेरिमेंट 1866 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की कौन सी पत्रिका में, वार्षिक पत्रिका में प्रकाशित हुए? किस नाम से? पादप संकरण पर मेरे प्रयोग, इस नाम से प्रकाशित हुए थे। माई एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन उस वक्त मेंडल के नियमों को मान्यता नहीं मिली। कई कारण रहे उसके, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। उसके सन 1900 में मेंडल के नियमों को रीडिस्कवर किया गया, यानी उनकी पुनः खोज की गई। और पुनः खोज करने वाले 3 साइंटिस्ट थे, जिसमें एक साइंटिस्ट जर्मनी के, एक साइंटिस्ट हॉलैंड के और एक साइंटिस्ट ऑस्ट्रिया के थे, जहां के खुद ग्रेगर जॉन मेंडल थे। जर्मनी के साइंटिस्ट कार्ल कोरेंस थे, हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज थे और ऑस्ट्रिया के इरिक वान शेयरमेक थे। एक्चुअली बड़े एग्जाम में, लाइक आप जेड का एग्जाम देंगे तो उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे। वहां आपको एक अलग से पूछेंगे कि मेंडल के नियमों की पुनः खोज करने वाले जर्मनी के साइंटिस्ट कौन थे या हॉलैंड के कौन से थे। तो आपको कंट्री वाइज याद करना पड़ेगा बेटा। जर्मनी के कार्ल कोरेंस, हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज और ऑस्ट्रिया के इरिक वान शेयरमेक थे। इनमें ये जो ह्यूगो डी व्रीज हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अगर आपने कहीं नाम सुना हो उत्परिवर्तन, किसी भी जीव की कौन सी संरचना में है? जीनी संरचना में किसी कारणवश अचानक या अकस्मात परिवर्तन हो जाए तो उसे हम बोलते हैं उत्परिवर्तन। तो वास्तव में ह्यूगो डी व्रीज उत्परिवर्तन के भी क्या है? जनक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो मेंडल के नियमों की पुनः खोज करने वाले 3 साइंटिस्ट हो गए। जर्मनी के कार्ल कोरेंस, हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, ऑस्ट्रिया के इरिक वान शेयरमेक, जिसमें ह्यूगो डी व्रीज उत्परिवर्तनवाद के भी, म्यूटेशन के भी क्या है? जनक है। आगे अपन बात करें, इन्होंने उन्हीं चीज़ों के बारे में वही सारे रूल्स और रेगुलेशन बताए, वही सारे नियम बताए जो कि खुद मेंडल द्वारा बताए गए थे। इट मीन्स मेंडल अपने प्रयोगों पर सत्य या सफलतम सिद्ध हुआ। अब मेंडलवाद पढ़ें
आनुवांशिकी के नियम पढ़ें उससे पहले हमें ये ज़रूरी है कि मेंडल ने अपने ग्रोसरी शब्दावली कौन कौन से काम में ली थी। मेंडल से संबंधित कुछ शब्दों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। इनमें पहला शब्द जो है जो उन्होंने काम में लिया था वो लिया था कारक, जिसे फैक्टर कहते हैं। मेंडल ने यह बताया था कि किसी भी जीव में लक्षणों के निर्धारण के लिए, आप मेरी बात ढंग से सुनिएगा, किसी भी जीव में लक्षणों के निर्धारण के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं और ये विशेष प्रकार की सूक्ष्म संरचनाएं कहां पर होती है? गुणसूत्रों पर स्थित होती है और उनका नाम दिया कारक। बात समझ में आ गई? मेंडल के अनुसार किसी भी जीव में लक्षणों का निर्धारण के लिए विशेष प्रकार की सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि गुणसूत्रों पर उपस्थित होती हैं, उन्हें नाम दिया कारक। और वही कारक वर्तमान समय में क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। यानी मेंडल के जो कारक थे वो किसके? वो जोहानसन के जीन हैं। इट मीन्स आज की तारीख में जिस जीन के बारे में बात करते हैं वो मेंडल के कारक थे। जीन आनुवांशिकी की इकाई है। जीन शब्द जोहानसन द्वारा दिया गया है और जीन किस पर पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स या गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। उसके बाद उन्होंने यूज की, नेक्स्ट जो टर्म यूज की, समयुग्मकी पीढ़ी। समयुग्मकी या कुछ लोग समयुग्मजी बोलते हैं। समयुग्मकी पीढ़ी का मतलब है ऐसी पीढ़ी जिसमें पाए जाने वाले दोनों युग्मक समान हो। मैं दोनों युग्मक क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं? क्योंकि हमारा शरीर कैसा होता है? 2n होता है, द्विगुणित होता है। दोनों युग्मक समान हो इसका मतलब जैसे कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल टी। आप यहाँ देखिए ये दोनों समान है, ये दोनों समान है, ये दोनों समान है, दोनों समान है। इसका मतलब यदि ये जीन किसी लक्षण का क्या कर रहे हैं? निर्धारण कर रहे हैं, तो उस लक्षण के मामले में ये बिल्कुल कैसे हैं? ये बिल्कुल शुद्ध है। जैसे अगर टी टॉलनेस को दर्शाता है, लंबाई को दर्शाता है, तो लंबाई का मतलब यह है कि ये पादप पूरी तरह से लंबा है लेकिन लंबाई में भी शुद्ध है। इस पादप में राउंड के बारे में बात करें, इस पादप के बीज जो है पूरी तरह से गोल है यानी गोलाकार रूप में शुद्ध है। यह रिंकल्ड है, झुर्रीदार है और ये बोना है, ड्वार्फ है। बात समझ में आ गई? तो जब दोनों युग्मक कैसे हो? समान हो, ऐसी पीढ़ी को बोलते हैं समयुग्मकी पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी जी? समयुग्मकी पीढ़ी। आगे बात करें, समयुग्मकी के बाद नेक्स्ट पीढ़ी आती है, नेक्स्ट जो टर्म ली, विषमयुग्मकी पीढ़ी। अब आपसे पूछा जाए कि विषमयुग्मकी पीढ़ी किसे बोलते हैं? जब मैं बोला कि होमोजाइगस या समयुग्मजी पीढ़ी में दोनों युग्मक कैसे हैं? समान है। तो विषमयुग्मजी में दोनों युग्मक कैसे होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। लाइक कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये सारी पीढ़ियां कैसी हैं? विषम युग्मजी हैं। ओके, नेक्स्ट उन्होंने जो वर्ड यूज किया वो किया युग्म विकल्पी। अब युग्म विकल्पी के लिए थोड़ा सा आप गौर करेंगे बेटा। एलील्स या युग्म विकल्पी क्या होते हैं? किसी भी लक्षण का जो निर्धारण होता है वो जीन द्वारा होता है। जैसे मान लेते हैं हमने लक्षण ले लिया कद का, इसके लिए हमने कहा कि लंबेपन के लिए जिम्मेदार जीन कैपिटल टी है और बौनेपन के लिए जिम्मेदार जीन स्मॉल टी है। तो आप यहां देखिए एक ही लक्षण है, लक्षण एक ही है कद, लेकिन उसके विकल्प कितने हैं? 2 हैं। या तो लंबा या फिर बौना। लेकिन यहां हमने विकल्पी वर्ड यूज नहीं किया बेटा, हमने वर्ड यूज किया युग्म विकल्पी। आप देखिए अगर कोई पूछे कि ये कितने विकल्पी हैं तो आप बोलेंगे साहब ये कैपिटल टी का स्मॉल टी विकल्प है, ये युग्म विकल्पी नहीं है। लेकिन जीन चूंकि हमेशा किस रूप में होते हैं? जोड़े के रूप में होते हैं, तो अब हमने इनके युग्म बना दिए। अब देखिए अभी आपसे पूछे कितने युग्म विकल्पी हैं तो साहब ये एक जोड़ी है। देखो विकल्पी नहीं बोल रहा हूं मैं, फिर बोल रहा हूं युग्म विकल्पी। एक युग्म ये है, एक युग्म ये है, तो ये क्या है? एक जोड़ी युग्म, एक जोड़ी, समझ गए? एक जोड़ी यानी 2 क्या है? युग्म विकल्पी हैं। बात सभी की समझ में आ गई? तो युग्म विकल्पी इससे बोलेंगे किसी भी लक्षण का निर्धारण करने के लिए विशेष प्रकार के जीन उत्तरदायी होते हैं और उस जीन के कितने विकल्प होते हैं? सामान्यतः 2 विकल्प होते हैं।
लेकिन जिन हमेशा किस रूप में पाए जाते हैं, जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, तो एक दूसरे क्या कहलाते हैं, युग्म विकल्पी कहलाते हैं। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट उन्होंने यूज किया, वर्ड यूज किया संकरण। अब संकरण की परिभाषा आप अच्छे से जानते हैं। संकरण किससे कहते हैं? आनुवंशिक रूप से भिन्न दो जीवों के मध्य। देखिए, जीव आनुवंशिक रूप से भिन्न बोला, इवन मैं कहूँ कि हम लोग भी संकरित प्राणी हैं, क्योंकि हमारे मदर फादर आनुवंशिक रूप से कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। तो आनुवंशिक रूप से भिन्न दो जीवों के मध्य क्रॉस की क्रिया को क्या कहते हैं? संकरण। लेकिन इसमें खास बात क्या है, कैसे होने चाहिए? वो होने चाहिए किस रूप में? आनुवंशिक रूप से भिन्न होने चाहिए। बात सभी के समझ में आ गई बेटा? तो आनुवंशिक रूप से भिन्न दो जीवों के मध्य क्रॉस या जनन की क्रिया क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। और संकरण से बनी हुई संतति हाइब्रिड या क्या कहलाती है? संकर कहलाती है। अब संकर जो पीढ़ी है उसमें ऑब्वियसली माता पिता दोनों गुण हैं, तो माता पिता से कुछ भिन्न गुण भी पैदा हो जाएंगे। और यदि उसमें माता पिता से कुछ भिन्न गुण पैदा हो गए हैं, जनक पीढ़ी से कुछ अलग गुण पैदा हो गए हैं, तो उन गुणों के लिए एक वर्ड यूज करेंगे हम लोग, संकर ओस। मैंने 3 शब्द यहाँ यूज किए हैं, संकरण, संकर और संकरोज। संकरण आनुवंशिक रूप से भिन्न दो जीवों के मध्य जनन की क्रिया को संकरण कहते हैं। संकरण से बनने वाली संतति संकर, और संकर में जो नए गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? संकरोस। उसके बाद उन्होंने यूज किया F1PD और दूसरा वर्ड यूज किया F2PD। आपसे पूछे कि F1 और F2PD क्या होती है? अब देखिए, ये जो सिंबल मैं आपके सामने बना रहा हूं ये नर का है, और ये जो सिंबल है ये किसका है? मादा का है। मैंने एक लक्षण ले लिया, कोई भी लक्षण अपन चूज कर लें। जैसे मैंने लिया कद, तो कद के लिए कैपिटल टी, मैं बोला युग्म विकल्पी होते हैं, यहाँ पर स्मॉल टी, ये मेल हो गए और ये फीमेल हो गई। अब देखिए, इसमें यहाँ से जो युग्मक बने कौन से बने? कैपिटल टी। यहाँ से कौन से युग्मक बनेंगे? स्मॉल टी, और इनमें हमने क्या करा दिया? क्रॉस करा दिया। ये पीढ़ी है, कौन सी पीढ़ी? पैतृक पीढ़ी। आप गौर कीजिए, ये शुद्ध लंबा है क्योंकि दोनों युग्मक समान है, ये शुद्ध बोना है क्योंकि दोनों युग्मक समान है। लेकिन जब अब इन दोनों के मध्य हम क्रॉस कराते हैं तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी का मिलता है, जो F1 पीढ़ी होती है। अब ये F1 पीढ़ी जो मिली है कि कौन सी पीढ़ी में संकरण कराने से मिली है? पैतृक पीढ़ी में संकरण कराने से मिली है। इसमें F1 पीढ़ी किसे बोलेंगे? आप बोलेंगे कि पैतृक पीढ़ी में क्रॉस पोलिनेशन या पर परागण, क्योंकि उद्यान मटर लिया है इन्होंने, पर परागण कराने से प्राप्त जो पीढ़ी होती है वो F1 पीढ़ी होती है, जो कि विषम युग्मजी होती है। देखिए, मैंने एक ही जगह क्रॉस क्यों किया? पादप तो मिलेंगे F1 पीढ़ी में 4, लेकिन चारों कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। और ये F1 पीढ़ी कैसी है? ये F1 पीढ़ी है विषम युग्मकी पीढ़ी है। बात सभी के समझ में आ गई बेटा? तो F1 पीढ़ी कैसी है? विषम युग्मजी पीढ़ी है। समझ में आ गई F1 पीढ़ी? अब आगे चलें। जब F1 पीढ़ी में उन्होंने क्या कराया? क्या दोनों समान है? दोनों जनक समान हो गए, नर मादा मान लेता हूं। तो F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराया। देखो, F1 पीढ़ी कौन से परागण से मिली है? पर परागण से। और F2 पीढ़ी जो मिलेगी इससे, वो किन से मिलेगी? स्वपरागण से मिलेगी। तो आपसे पूछा जाए कि F1 पीढ़ी किससे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? पैतृक पीढ़ी में क्या कराने से? क्रॉस कराने पर प्राप्त F1 पीढ़ी, प्राप्त पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। और मेंडल की F1 पीढ़ी हमेशा हमेशा और हमेशा कैसी थी? विषम युग्मजी थी। इस F1 पीढ़ी में हमने क्या कराया? स्वपरागण कराया। उससे कौन सी पीढ़ी मिली? F2 पीढ़ी मिली। और F2 पीढ़ी की डेफिनेशन क्या होगी? F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराने से प्राप्त पीढ़ी को कौन सी पीढ़ी बोलते हैं? F2 पीढ़ी कहते हैं। ठीक है। उनके बाद उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया लक्षण प्रारूप, और दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जीन प्रारूप। अब देखिए, लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं? यदि आप मेरे को देख रहे हैं तो इस वक्त मेरे बाल कम है, ये मेरा एक लक्षण है, लक्षण प्रारूप है। तो किसी भी जीव का जो बाह्य संगठन है, जो उसका बाह्य स्वरूप है या उसका जो भौतिक स्वरूप है, उसे हम लक्षण प्रारूप कहते हैं। तो समझ में आ गया लक्षण प्रारूप क्या है?
किसी भी जीव के बाह्य स्वरूप को या भौतिक स्वरूप को हम क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप कहते हैं। अब बात करें जीन प्रारूप। अब सिंपल सी बात है कि अगर मेरे बाल कम है, अगर ये जीनों के कारण है तो जीन आपको दिखाई थोड़ी दे रहे हैं। तो किसी भी जीव का कौन सा संगठन, उसका आनुवांशिक जो संगठन है, जेनेटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उस आनुवांशिक संगठन को क्या बोलते हैं? जीन प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप किसे बोलेंगे? किसी भी जीव का बाह्य स्वरूप या भौतिक स्वरूप उसका लक्षण प्रारूप कहलाता है, और उसका आनुवांशिक संगठन क्या कहलाता है? जीन प्रारूप कहलाता है। जिसे आप ये देखिए, मैंने बोला कि यहां आप देखेंगे ये पादप जो है कैसा है? लंबा है। आप यहां देखिए ये जो पादप था ये भी कैसा है? लंबा है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये शुद्ध लंबा है और ये अशुद्ध लंबा है। तो लक्षण तो दोनों कैसे हैं? सेम है, लंबा लंबा। लेकिन दोनों के जीन कैसे हैं? अलग अलग है। यहाँ कैपिटल टी है और यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है। अब सबसे बड़ी बात, लक्षण प्रारूप जब चेंज होता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि जीन प्रारूप चेंज हो। जैसे गर्मी के मौसम में स्पेशली हम लोग थोड़े से डार्क कलर के हो जाते हैं, और सर्दी के मौसम में थोड़ा लाइट कलर के हो जाते हैं, यानी गोरे हो जाते हैं। तो क्या हमारा लक्षण ही चेंज हुआ? हमारे जीन थोड़ी चेंज हो गए। तो हमारा लक्षण प्रारूप चेंज हो तो जीन प्रारूप चेंज हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब जीन प्रारूप चेंज होगा, आनुवंशिक संगठन चेंज होगा, तो हमारे लक्षण जरूर परिवर्तित होंगे। ओके जी। इसके बाद हम आगे चले। एक उन्होंने लिया शब्द प्रतीप संकरण। प्रतीप संकरण यानी कौन सा क्रॉस? बैक क्रॉस। अब देखिए बैक क्रॉस क्या होता है। यहां मैंने कोई भी पादप का एक कद ले लिया, जैसे लंबा और बोना। एक ही कद के दो स्वरूप हो गए, लंबा और बोना, एक ही लक्षण। ये नर का सिंबल ले लिया कैपिटल टी, ये ले लिया स्मॉल टी, ये मादा हो गई। इनमें क्या करा है? पर परागण। कौन सी पीढ़ी मिली? F1 पीढ़ी मिलेगी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। कैपिटल टी स्मॉल टी कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी है। अब इस F1 पीढ़ी का जो विषम युग्मज F1 पीढ़ी है, इसका यदि क्रॉस जनक में चाहे इससे करा दीजिए चाहे इससे करा दीजिए, दोनों से करा दीजिए, इस क्रॉस को बोलते हैं प्रतीप संकरण। तो प्रतीप संकरण या बैक क्रॉस किसे बोलेंगे? बैक क्रॉस में विषम युग्म की F1 पीढ़ी का उसके प्रभावी जनक से, प्रभावी है कैपिटल टी, और अप्रभावी जनक से क्या करा दिया जाता है? क्रॉस करा दिया जाता है। बाकी और इसकी जो ग्लोसरी है, शब्दावली है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अगर आपको यह चैनल अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।